नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। आईसीआईसीआई बैंक की एक्स एमडी एंड सीईओ चंदा कोचर और उनके हस्बैंड को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है। क्यों अरेस्ट किया है? क्योंकि उन्होंने एक लोन जो कि फ्रॉड का केस हो गया, यानी कि वीडियोकॉन कंपनी को एक लोन दिया गया जो कि एनपीए हो गया। बताया यह जा रहा है कि सीबीआई ने इसी के मामले की जांच करते हुए इनको अरेस्ट किया है। आखिरकार जब ये लोन दिया गया था उस समय पे आईसीआईसीआई बैंक की एमडी सीईओ कौन थी? चंदा कोचर थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस कमेटी में भी वो शामिल थी जिसने इस लोन को अप्रूव किया था। और इन्हीं सब चीजों की जांच के लिए बताया जा रहा है कहीं ना कहीं इसमें जालसाजी हुई है, कहीं ना कहीं धोखाधड़ी का ये मामला है। बताया जा रहा है कि ये पूरे को लोन को देने के पीछे और इस लोन के डिफॉल्ट होने के पीछे चंदा कोचर और उनके हस्बैंड जो है उनका हाथ है। लोन दिया गया था वीडियोकॉन को और वीडियोकॉन बाद में डिफॉल्ट कर गई, यानी कि वीडियोकॉन लोन चुकाने में नाकामयाब हो गई। उसके बाद एनसीएलटी ने इसको, एनसीएलटी के अप्रूवल के बाद इसको बेच दिया गया, वेदांता ग्रुप ने इसको खरीद लिया है। लेकिन इतना बड़ा लोन जो कि 3000 करोड़ का लोन दिया गया था वीडियोकॉन को आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा, सिर्फ इतना ही नहीं, वीडियोकॉन ने सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक का नहीं बल्कि कई बैंक्स का लोन लेकर के बाद में अपने आप को एनपीए घोषित कर दिया। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि वो एसेट जिसपे वापसी होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं या फिर ना के बराबर हो जाते हैं। यानी कि अगर आपने बैंक से कुछ लोन लिया, अब देने में नाकामयाब हो गए, यानी अब चुका ही नहीं पा रहे हैं, तो बैंक ऐसे में एनपीए घोषित कर देता है उस लोन को कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया। और फिर उसको किसी भी तरीके से रिकवर करने की पूरी प्रक्रिया चालू हो जाती है, चाहे वो बैड बैंक्स के थ्रू, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो होती हैं उनके थ्रू, या फिर बैंक खुद के स्तर पे किसी भी तरीके से लोन को रिकवर करने की कोशिश करता है। इसके लिए वो चाहे उस कंपनी के द्वारा रखे गए एसेट्स को गिरवी करे या फिर शेयर्स वगैरह जो भी गिरवी रखे गए उनको बेच करके किसी भी तरीके से पैसे को वसूलने का काम करता है। अब देखिए, जो एमडी एंड सीईओ थी एक्स आईसीआईसी बैंक की, एक्स यानी कि पहले 2018 से पहले, चंदा कोचर और उनके पति जो थे दीपक कोचर, इन्हीं लोगों के साथ साथ दो लोग और जुड़े हुए हैं इस पूरे मामले में। हम विस्तार से बताएंगे कि आखिर कौन कौन इस पूरे मामले में शामिल है। लेकिन आपको याद हो कि चंदा कोचर एक वो महिला है जो कि एक समय पे महिलाओं के लिए, विमेंस के लिए, गर्ल्स के लिए यूथ आइकन हुआ करती थी। यानी कि एक छोटे से पोजीशन में आई थी आईसीआईसी बैंक में। 2009 में इन्होंने मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में कंपनी को ज्वाइन किया, आईसीआईसीआई बैंक को ज्वाइन किया। और फिर अपनी सफलताओं को सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ाते हुए, यानी अपनी प्रमोशंस के थ्रू और अपने अच्छे काम के बदौलत उन्होंने सीढ़ी दर सीढ़ी नई नई सफलताएं हासिल की। और एट द एंड मैनेजमेंट में एमडी और सीईओ, एमडी एंड सीईओ, मैनेजमेंट डायरेक्टर एंड सीईओ का पोजीशन इन्होंने हासिल किया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कहते हैं कि किसी भी पोजीशन का अगर गलत तरीके से उपयोग किया जाने लगे तो वो फिर बाद में कंपनी के लिए डिजास्टर या फिर किसी भी पोजीशन के लिए खतरा पैदा कर देता है। ऐसा ही कुछ उनके साथ में हुआ। इन्होंने अपनी पोजीशन का अपने पति के साथ में मिल करके गलत तरीके से उपयोग किया और एक लोन फ्रॉड को अंजाम दिया। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। देखिए होता क्या है। दीपक कोचर की एक कंपनी है। दीपक कोचर कौन है? चंदा कोचर के हस्बैंड। ओके, चंदा कोचर कौन है? आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी एंड सीईओ। ठीक है, चंदा कोचर की एक कंपनी है पिनेकल एनर्जी। थोड़ा सा इससे पहले हम एक चीज और बता देते हैं कि आप अगर बैंक के पास लोन लेने जाते हैं तो हो सकता है बैंक आपको लोन देने से मना कर दे, क्योंकि व्यक्ति को लोन देना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति के पास अपने खुद के लिए गिरवी रखने के लिए एसेट्स बहुत ही कम होते हैं। लेकिन अगर आप कोई अपनी कंपनी बना करके या फिर कोई कंपनी बैंक के पास लोन लेने जाती है तो कंपनी के टर्नओवर और कंपनी के एसेट्स को ध्यान में रखते हुए बैंक बहुत ही आसानी से लोन दे देता है। यानी कि बैंक जो भी चीजें हैं उनकी जांच पड़ताल करके या फिर कागजी कार्यवाही करने के बाद कंपनीज को आसानी से लोन मिल जाता है एज कंपेरिजन टू पर्सन, या फिर व्यक्ति कोई भी जाता है तो। दीपक कोचर की एक कंपनी है पिनेकल एनर्जी। ओके, साथ ही साथ जो वेणुगोपाल धूत, एक और नया नाम आता है वेणुगोपाल धूत। वेणुगोपाल धूत कौन है? ये वीडियोकॉन के प्रमोटर थे। ओके, तो ये वेणुगोपाल धूत वीडियोकॉन के प्रमोटर थे। साथ ही साथ धूत की एक और कंपनी है जिसका नाम है सुप्रीम एनर्जी। आपको मालूम हो सुप्रीम एनर्जी एक मतलब प्राइवेट कंपनी। ओके, वेणुगोपाल धूत की कंपनी कौन सी? सुप्रीम एनर्जी। दीपक कोचर की कंपनी का नाम क्या है? पिनेकल एनर्जी। ठीक,
अब देखिए इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। दोनों के बीच में रिलेशन ये है कि ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। कौन कौन? धूत और दीपक कोचर। दीपक कोचर किसके हस्बैंड है? चंदा कोचर के। अब देखिए लिंक आप समझिए, लोन किसको दिया गया था? वीडियोकॉन को। वीडियोकॉन के प्रमोटर कौन है? धूत हैं। धूत के दोस्त दीपक कोचर, दीपक कोचर की वाइफ चंदा कोचर, और चंदा कोचर उस समय पे एमडी एंड सीईओ हुआ करती थी आईसीआईसीआई बैंक की। यही पूरा का पूरा मामला है, यही लिंक है कि आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा वीडियोकॉन को लोन दिया गया और वो लोन डिफॉल्ट हो गया, यानी कि लोन एनपीए हो गया और फिर एक तरीके से नुकसान हो गया। वही पूरा मामला है, लेकिन जितना आसान आपको दिखाई दे रहा है उतना आसान है नहीं। विस्तार से हम बात करेंगे। देखिए धूत और कोचर दोनों ने मिल करके एक कंपनी और निर्माण की थी जिसका नाम है न्यू पावर। भाई दोस्त हैं, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, बहुत ही बढ़िया। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत अब बाद में आएगी, अब हम उसको बताएंगे, लेकिन उससे पहले विस्तार से बात करते हैं। 2008 में इस न्यू पावर की स्थापना होती है। 2008 में न्यू पावर जब स्थापना हो जाती है, उसके बाद न्यू पावर के जो डायरेक्टर पद पे थे, कौन? धूत, वो क्या करते हैं? वो इस्तीफा दे देते हैं और पूरी की पूरी कंपनी किसको दे दी जाती है? दीपक कोचर। यानी कि न्यू पावर अब किसके पास आ चुकी थी? दीपक कोचर के पास। इनके पास दो कंपनीज हो गई, एक हो गई पिनेकल एनर्जी और दूसरी हो गई न्यू पावर। किसके पास? दीपक कोचर के पास। ठीक है। 2010 में कोचर को पैसों की जरूरत पड़ती है, यानी कि न्यू पावर जो इनकी कंपनी थी उसको पैसों की जरूरत पड़ती है। तो फिर ये क्या करते हैं? किससे मिलते हैं? अपने दोस्त से कि भैया लोन दे दो, जरूरत है, हमारी कंपनी को दिक्कत है। ओके, अब ये दोस्त है तो इन्होंने दोस्ती का फर्ज निभाया और पैसा दिया कितना? 64 करोड़ रुपए। किसने दिया? इनकी कंपनी सुप्रीम एनर्जी ने, धूत की कंपनी सुप्रीम एनर्जी ने न्यू पावर जो कि दीपक कोचर के पास थी उसको लोन दिया गया। कितना? 64 करोड़ रुपए। 64 करोड़ रुपए। ओके, अब 64 करोड़ रुपए न्यू पावर के पास आ गए। लेकिन मामला यह है कि धूत की जो कंपनी थी सुप्रीम एनर्जी, उसने भी 300 करोड़ रुपए का लोन लिया हुआ था। 300 करोड़ रुपए का लोन लिया किसने? धूत ने, बैंक से। ओके, उसमें से 64 करोड़ रुपए उसने किसको दे दिए? न्यू पावर को दे दिए। ठीक है भाई साहब। अब देखिए जब न्यू पावर को पैसे दिए गए 64 करोड़ रुपए, तो उसके बदले में वो कन्वर्टिबल थे या फिर डेट कन्वर्टिबल डेयर था, फुल्ली कन्वर्टिबल डेट, यानी कि जिसको शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता था। तो अब 64 करोड़ रुपए बहुत बड़ा पैसा था। जब शेयर्स में ये कन्वर्ट हुआ तो शेयर्स में कन्वर्ट होने के बाद फिर से उस कंपनी का हक किसके पास आ जाता है? मालिकाना हक दूध के पास, यानी कि न्यू पावर फिर से घूम के दीपक कोचर के पास से दूध के पास आ गई। ठीक है। अब देखिए 2011 में क्या होता है? 2011 में ये जो कंपनी होती है न्यू पावर, उसको सौंप दिया जाता है किसको? महेश चंद पुगलिया, एक कोई तीसरा व्यक्ति। तीसरा व्यक्ति कौन है? ये धूत की कंपनी में, मतलब या फिर एक तरीके से पहले से ही पार्टनर्स हुआ करते थे धूत के। ओके, 2011 में सुप्रीम एनर्जी ने न्यू पावर, क्योंकि अब सुप्रीम एनर्जी के पास न्यू पावर आ चुकी थी, यानी कि धूत के पास आ चुकी थी न्यू पावर, उसको किसको दे दिया जाता है? पुगलिया को। ठीक है साहब, पुगलिया को दे दिया गया। अब देखिए मामला क्या हुआ, एक तरीके से आप समझिए 64 करोड़ रुपए जो लिए गए थे, ठीक है ना, ये 64 करोड़ रुपए का जो लोन लिया गया था, ये किसने लिया था? न्यू पावर ने, दूध की कंपनी से। ठीक, अब दूध ने इनको शेयर दे दिया, यानी कि कंपनी किसके पास चली गई? दूध के पास चली गई। इनको क्या मिला? इनको मिल गया पैसा 64 करोड़ रुपए। और ये कौन है? ये पति है किसके? चंदा कोचर के। लोन किसने दिया था 300 करोड़ का इनको? वो दिया गया था आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यह होता है कि 2012 में वीडियोकॉन, कौन सी कंपनी? दूध की कंपनी, वीडियोकॉन 3250 करोड़ रुपए का लोन लेती है। किससे लेती है? आईसीआईसीआई बैंक से। आईसीआईसीआई बैंक से 3250 करोड़ रुपए का लोन लिया जाता है। ठीक है साहब, लेकिन उसके बाद क्या होता है? ये जो न्यू पावर किसके पास थी? पुगलिया के पास। वो कंपनी बेच दी जाती है किसको? दीपक कोचर को, मात्र 9 लाख रुपए में। यानी कि एक कंपनी जो कि बहुत पहले स्टेब्लिश हुई, जिसकी बताई जाती थी वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा, मात्र 9 लाख रुपए में बेच दी गई किसको? दीपक कोचर को। बताया यह गया कि ये जो 3250 करोड़ रुपए आईसीआईसीआई बैंक के अप्रूव किए गए थे, उस समय पे जो एमडी सीईओ थी आईसीआईसीआई बैंक की, वो चंदा कोचर थी, और उनके पति जो थे दीपक कोचर, इन दोनों की दोस्ती की वजह से उनको वो लोन दिया गया, और उसी लोन की एवज में एक तरीके से रिश्वत के रूप में न्यू पावर को ट्रांसफर किया गया किसको? दीपक कोचर को। तो ये पूरा का पूरा फ्रॉड केस सामने निकल के आया। देखिए इस फ्रॉड केस के सामने निकल के आने के
पहले की बात हम बताते हैं। इनको पद्म भूषण के अवार्ड के लिए भी कॉन्विक्ट किया गया था, अवार्ड देने की बात हुई थी। क्यों? क्योंकि एक छोटे से पोजीशन से निकल के बहुत बड़े पोजीशन तक ये पहुंची थी। कौन? चंदा कोचर। लेकिन इनकी पूरी की पूरी मेहनत मिट्टी में अब मिलती हुई दिखाई देती है, क्योंकि इनके ऊपर जांच शुरू हो चुकी है बाकायदा। अगर हम इनके पहले समय की बात करें तो इन्होंने पढ़ाई लिखाई मुंबई यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में बैचलर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया से कॉस्ट अकाउंटेंसी की थी। बैचलर्स जो इन्होंने किया था वो कहाँ से? मुंबई यूनिवर्सिटी से किया था। 1984 में बतौर मैनेजमेंट ट्रेनी इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक को, सॉरी मैं पहले कुछ गलत बोल गया था, उसको करेक्ट करना चाहूंगा। 1984 में बतौर मैनेजमेंट ट्रेनी चंदा कोचर ने आईसीआईसीआई बैंक को ज्वाइन किया था। 1984 में आईसीआईसीआई संपूर्ण स्वामित्व वाली बैंकिंग कंपनी बन गई। तो चंदा कोचर को असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोजीशन पे बैठाया गया। ठीक, चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक की डिप्टी जनरल मैनेजर और जनरल मैनेजर बनी थी। फिर 2001 में बैंक ने उन्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया था। कोचर को कॉर्पोरेट बिजनेस देखने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। फिर उन्हें चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो सीएफओ होता है वो बनाया गया। 2009 में चंदा को सीईओ और एमडी बना दिया गया। लेकिन साल 2018 में उन्हें फोर्सफुली इस्तीफा देना पड़ा। यानी कि एक तरीके से जब कंपनी किसी से कहती है कि आप इस्तीफा दे दीजिए, हम आपको निकालना नहीं चाहते लेकिन आप खुद इस्तीफा दीजिए, तो वो फोर्सफुली इस्तीफा माना जाता है। तो ऐसा कुछ इनको करना पड़ा, क्योंकि इनके ऊपर लोन फ्रॉड के केसेस निकल के सामने आने लगे कि गलत तरीके से अपनी पोजीशन का यूज करने का मामला निकल के सामने आया। आखिर ये सब चीजें होने के बाद क्या हुआ? आप समझिए कि ये जब चीजें बाहर निकल के आई, आखिर निकली कैसे? निकली इस तरीके से कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत ज्यादा निकल के आए सामने 2017 में। ठीक, वीडियोकॉन कंपनी एक अपने आप को एनपीए घोषित कर दी, उसने डिफॉल्टर घोषित कर दिया। बहुत सारा एनपीए आईसीआईसीआई बैंक, बहुत से सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक्स का निकल के आया। तो एनपीए की वजह से जो भी बैंक में इन्वेस्टर्स हुआ करते थे ना, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। ऐसे ही एक इन्वेस्टर ने प्रॉब्लम रेज की, या फिर एक तरीके से आरबीआई के पास शिकायत लेकर के चले गए कि सर ये जो बैंक में एनपीएस हो रहे हैं ना, उसके पीछे बहुत बड़ा मामला है। देखिए एनपीए कैसे होता है? किसी भी कंपनी ने बैंक से लोन दिया, अब वो उसने सोचा था कि आने वाले समय में बहुत अच्छा उसका प्रॉफिट होगा, अपने बिजनेस को रन करेगी, या फिर बिजनेस उसका फेल कर गया, उसको उतना प्रॉफिट नहीं हुआ, वो लोन चुकाने में डिफॉल्ट हो गया। ठीक है साहब, ये तो एनपीए होने का जो बेसिक फंडा है, यानी कि बेसिक तरीका है, वो होता है एनपीए होने का ये तरीका। लेकिन अगर जिस व्यक्ति ने लोन लिया या फिर जिस कंपनी ने लोन लिया है बैंक से, वो अपनी पोजीशन का गलत यूज कर ले, या फिर उस कंपनी में उस पैसे को इन्वेस्ट न करे, या फिर जो भी लोन लिया गया है बैंक से वो उस पैसे को कहीं और दूसरे जगह पे एसेट्स खरीदने में, या फिर किसी और तरीके से किसी को रिश्वत देने में, या फिर कहीं और यूज कर ले, तो वो बैंक, फिर वो कंपनी में वो पैसा यूज होता ही नहीं है। तो गलत तरीके से यूज होने की वजह से वो एनपीए हो जाता है, जैसा कि आपको एबीजीसी पेयार्ड में देखने को मिला था, जैसा कि आपको विजय माल्या के साथ देखने को मिला था, नीरव मोदी के साथ देखने को मिला था। इन्होंने बैंकों से बड़े पैमाने पर लोन लिया और फिर बाद में चुर्र फुर्र हो गए, यहाँ से पैसे लिए और जाके लंदन में ऐश कर रहे हैं। तो ऐसा पूरा मामला एनपीए का निकल के आता है। ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ, इन्होंने भी गलत तरीके से पैसे को यूज किया। जब ये सब बातें सामने निकल के आई तो एक विसिल ब्लोअर ने आरबीआई से शिकायत की कि सर आप ये जो मामला हो रहा है ना, इसकी जांच करिए। जांच इसलिए करिए क्योंकि 4 कंपनियों के बीच में पैसे को घुमाया जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। आप पैसे को इस तरीके से घुमा नहीं सकते हैं। ओके, बैंक से लोन लेकर के यहां से वहां अगर घुमा रहे हैं तो कुछ न कुछ झोलमेल हो रहा है। अब इसी झोलमेल को ध्यान में रखते हुए जांच शुरू होती है। आरबीआई को जब ये खबर निकलती है एक विसल ब्लोअर के थ्रू, जो कि इन्वेस्टर भी था, इस मतलब आईसीआईसी बैंक में इन्वेस्टर भी वो हुआ करते थे, उन्होंने बताया कि सर इस मामले की जांच कीजिए। आरबीआई इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करती है। 2018 में इनको इस्तीफा देना पड़ता है। उसके बाद ईडी भी जांच शुरू करती है। ईडी संतुष्ट हो जाती है इनके पूरे जांच से, लेकिन इस बार सीबीआई के पास मामला चला जाता है। सीबीआई के पास मामला जाने के बाद फिर से ये बात निकल के आती है कि हाँ, मामला गंभीर है, क्योंकि जो व्यक्ति अरविंद गुप्ता है उन्होंने सिर्फ आरबीआई ही नहीं, गवर्नमेंट तक को लेटर लिख के ये कहा था कि सर कुछ न कुछ दिक्कत है इस पूरे लोन डिफॉल्ट में, इस एनपीए में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस पूरे जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं 4 कंपनियों के बीच में, न्यू पावर, वीडियोकॉन, पिनेकल एनर्जी और सुप्रीम एनर्जी, इन चारों कंपनियों के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, यानी जो भी लेन देन हुई है, उसकी ऑडिट की जाए
फॉरेंसिक ऑडिट की जाए, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, कैसे हुए, क्या हुआ, इसकी जांच की जाए। और जब इस चीज की जांच शुरू हुई तो ये सीधे सीधे मामला सामने निकल के आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में, इस पूरे लोन को देने की प्रक्रिया में और फिर उस पैसे को यूज किए जाने में फ्रॉड हुआ है। और इसी फ्रॉड को ध्यान में रखते हुए अब सीबीआई ने चंदा कोचर और उनके हस्बैंड दीपक कोचर को अरेस्ट कर लिया है। यह मामला सेबी के पास भी गया था, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, क्योंकि मामला शेयर्स से रिलेटेड भी था। तो इस पूरे मामले को सेबी के पास भी लेके जाया गया, लेकिन सेबी ने क्या किया, सेबी ने जांच पड़ताल शुरू की 2018 में, और उनको भी कुछ संदिग्ध लगा, नोटिस वगैरह बकायदा दी गई थी किसको, चंदा कोचर को और सीईओ जो सॉरी मतलब उनके हस्बैंड दीपक कोचर को। अब सीबीआई के पास चूंकि जांच आ चुकी है तो सीबीआई ने इनको उठा लिया है, या फिर एक तरीके से कहें कि अरेस्ट कर लिया गया है। अब इनको अरेस्ट किए जाने के बाद आगे जो भी कार्रवाई होगी, अब जो भी तरीके के डिसीजंस लिए जाएंगे, जो भी इनके ऊपर मामला बनेगा, उस तरीके से कार्रवाई होगी। जो भी खबर होगी हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।